अब हम लोग अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है सिक्योरिंग आईओटी का। मैं जल्दी से लेक्चर नंबर 1 की तरफ थोड़ी सी आपको रिवीजन करवा दूं। लेक्चर नंबर 1 में आप कंप्लीट तो रिवाइज नहीं करा सकता, लेकिन मैं आपको ये डायग्राम एक दफ़ा दोबारा बता दूं। मैंने आपको इस डायग्राम में ये बताया था कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स काम कैसे करता है। तो अगर आपको ये आइडिया है तो आप रिकॉल करें कि हम कोई भी डेली लाइफ ऑब्जेक्ट उठाते हैं, शूज़ के अलावा या कोई भी डेली लाइफ ऑब्जेक्ट हम उठाते हैं, सबसे पहले हम उसको सेंसिंग स्टेज से गुजारते हैं, जो कि सेंसर्स की मदद से हम लोग करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ रिसीव होती है जी, हमें यहाँ से हमें रिसीव होता है डाटा। ये सेंसर डाटा कहाँ जाता है, फिर ये हार्डवेयर के पास जाता है। ये हार्डवेयर इस सेंसर डाटा को समझता है, जैसे कि हमारा ब्रेन हमारे डिफरेंट सेंसर सिग्नल्स को समझता है। फिर हम इस डाटा को पहुंचाते हैं, सेंसर डाटा को पहुंचाते हैं अपने कंप्यूटर तक यूजिंग एनी मीन ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी मीन ऑफ कम्युनिकेशन को यूज करके हम इसको जो है कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। और फिर फाइनली ये डाटा कहाँ जाता है, इंटरनेट की तरफ। तो बेसिकली ये जो जर्नी है यहां से ऑब्जेक्ट से लेके कहां तक, इंटरनेट तक, ये जो पूरा एक जर्नी हम कवर करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, इसी को हम लोग बोलते थे आईओटी। ठीक है जी। और उसके बाद क्विकली मैं आपको रिकॉल करा दूं कि हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स देखे थे और हमने कंप्यूटर नेटवर्क बताया था। ये कंप्यूटर नेटवर्क बताने की रीजन ये थी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में पहली चीज ही इंटरनेट है, तो आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर इंटरनेट या डिफरेंट नेटवर्क्स का पता होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई थी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ। लेक्चर नंबर 2 पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब मैंने इस कोर्स की कोर्स आउटलाइन देखी, जो कि मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा, इस कोर्स आउटलाइन के टाइटल में पहली चीज है सिक्योरिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और अगर आप इस कोर्स आउटलाइन को गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि इसके अंदर हमें सिक्योरिटी पढ़ना बड़ा जरूरी, जैसे कि नीड ऑफ सिक्योरिटी हमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्यों है। एक तो सबसे पहले जी हमने ये चीज देखनी है, जो कि आज हम देखेंगे भी सही। फिर उसके अलावा हमें चैलेंजेस क्या है, जिसके अंदर ये कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। फिर उसके अलावा हमें हमारे पास और चीजें हैं, जैसे कि क्रिप्टोग्राफी है। फिर ये साइफर क्या चीज है, सिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक की एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, जिसमें एईएस और डेस है। ठीक है, जैसे कि एसिमेट्रिक की और सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन क्या चीज है, सिक्योरिटी क्या चीज होती है, प्राइवेसी इश्यूज क्या है। तो मेरी तो कोशिश है कि मैं आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन सिखाऊं, लेकिन क्योंकि एचईसी की कोर्स की डिमांड है कि आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सिक्योरिटी भी सिखाई जाए, तो मैं आज के लेक्चर में थोड़ा सा सिक्योरिटी को भी टच करना शुरू करूंगा। तो अब होगा ये कि हम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम लोग एक आधे वीक के बाद या 2 वीक्स के बाद, जैसे मैंने एक टॉपिक पिछली बार आईओटी का इंट्रोडक्शन कवर किया, आज मैं थोड़ा सा सिक्योरिटी भी शुरू करूंगा। ये सिक्योरिटी आप पहले से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में भी पढ़ के आ चुके हैं, आपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कोर्स में ये चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन आपके सामने ये मेरी मजबूरी है क्योंकि एचईसी की आउटलाइन में ये चीजें मेंशन्ड है, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी अब ये चीजें बतानी पड़ेंगी। जैसे कि ये स्निफिंग है, फिशिंग है या डिनायल ऑफ सर्विस है, ये चीजें क्या होती हैं, ये थोड़ी थोड़ी हम लोग साथ डिस्कस किया करेंगे, क्योंकि हमने मतलब इन द एंड ऑफ द डे हमें थोड़ा सा सिक्योरिटी के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोगों को थोड़ी सी बोरियत तो होगी जिन लोगों ने पहले इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ी हुई, या जिनको याद है, या जिनको क्रिप्टोग्राफी का पता है, लेकिन थोड़ा सा अब हमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर सिक्योरिटी को भी अब डालना पड़ेगा। तो आज जो हमारा आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, ये डेडिकेटेड होगा जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको सिक्योरिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर मैं सिक्योरिटी के बारे में बताऊंगा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, जिसमें से बहुत सारी चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कैसे होती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी असल में सिक्योरिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही है। क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो जैसे कि सेंसर डाटा है वो हमारी इंफॉर्मेशन है, तो हमने उसको सिक्योर कैसे करना है, यही हमारे पास क्या चीज है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा हम लोग टच करना शुरू करते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सिक्योरिटी का रोल क्या है। ठीक है जी, ओके जी, लेट्स स्टार्ट। तो ये बात मैंने आपको बता दी कि अब हमारा क्योंकि कोर्स का मेल टाइटल सिक्योरिटी है, इसलिए अब हमें थोड़ा सा हम बाकी चीजें भी पढ़ेंगे। मैं आपको इंशाल्लाह हार्डवेयर के साथ इंप्लीमेंटेशन भी सिखाऊंगा, मैं आपको सेंसर्स भी इंटीग्रेट करना सिखाऊंगा, लेकिन अभी हम थोड़ा सा पहले सिक्योरिटी को भी टच करना शुरू करते हैं, ताकि हमारी कोर्स की रिक्वायरमेंट भी जो हमें एचईसी दे रही है वो भी पूरी हो। ठीक है, क्योंकि ये नेसेसरी है। सबसे पहली जो चीज आपको कोर्स आउटलाइन में भी नजर आई थी, हमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सिक्योरिटी क्यों चाहिए। ठीक है जी, अब ये बात आपको इस लिहाज से भी समझना आसान होनी चाहिए कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर जो हमारे पास पहली चीज है वो क्या है जी, वो इंटरनेट है। ठीक है जी, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमारे पास पहली चीज है इंटरनेट। तो जब पहली चीज ही इंटरनेट है तो डेफिनेटली हमें
इंटरनेट को सिक्योर करने के लिए क्या चाहिए, हमें इंटरनेट को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी चाहिए। तो इसलिए तो पहली ये तो चीज़ यहीं से क्लियर हो जाती है कि हमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सिक्योरिटी क्यों चाहिए, क्योंकि इंटरनेट इन्वॉल्व है। ये तो हमारे पास पहली चीज़ हो गई। फिर उसके बाद हम जरा थोड़ा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर डीपली जाते हैं। देखें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आइडिया आपने क्या लिया था, हर डेली लाइफ ऑब्जेक्ट को हमने इंटरनेट से कनेक्ट करना है। लेकिन जब हम इस पूरे कनेक्शन को बनाएंगे तो हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स भी आएंगे। तो जैसे कि ये एक डायग्राम है, हमने पहले भी एक ऐसे डायग्राम देखते हैं। अगर आप वो वीडियो याद करें जो मैंने आपको लेक्चर में दिखाई थी, हमारी कार भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, हमारी व्हीकल्स इंटरनेट से कनेक्टेड है, हम पीपल खुद इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, हमारे होम्स इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो ये जो होम्स, कार, ये व्हीकल्स, हम पीपल, प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपना कॉन्फिडेंशियल डाटा इंटरनेट के ऊपर रखेंगे तो वो डाटा को थ्रेट भी है, ठीक है। किस चीज का थ्रेट है कि वो डाटा स्टील हो सकता है, उस डाटा को चोरी करके कोई इलीगल एक्टिविटी हो सकती है। मिसाल के तौर पे उस वीडियो में आपको याद होगा कि जी अगर आप घर में एंटर हो रहे हैं तो गराज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो सपोज करें कि कोई हैकर या कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आपके गराज को ओपन कर ले कोई इलीगल मीन यूज करके, तो इसका मतलब है कि अब आपके स्मार्ट होम को खतरा है। तो इसलिए हमें स्मार्ट एनवायरनमेंट में जहां पे हमने आईओटी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, हमें सेफ्टी बड़ी जरूरी है, ठीक है जी। तो इसलिए हमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है। तो ये जो चीज मैं बताना चाह रहा था वो मैंने यहां शायद क्लियर कर दी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमें सिक्योरिटी क्यों चाहिए। नंबर 1 क्योंकि उसमें इंटरनेट है, और नंबर 2 क्योंकि अब हमारे डेली लाइफ ऑब्जेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट हो गए, तो वो जब डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स अपना डाटा इंटरनेट पे रखेंगे तो वो डाटा अनऑथराइज्ड पर्संस के पास भी जा सकता है। इसलिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा जी, हमें उसको करना पड़ेगा सिक्योर। सो देयरफॉर वी नीड सिक्योरिटी फॉर आवर आईओटी स्ट्रक्चर, ठीक है जी। उसके अलावा आईओटी के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सेंसर्स होंगे, सेंसर से डाटा आएगा, जब डाटा आएगा तो डाटा को भी सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी। फिर हमारे हार्डवेयर जो थे, जो मैं अभी डायग्राम पहले भी दिखाई थी, मैं अभी दिखाता हूं, उसको सिक्योरिटी चाहिए। वायरलेस कम्युनिकेशन में आप याद करें, मैंने आपको ब्लूटूथ और जिगबी दिखाया था, उसमें भी आपको सिक्योरिटी चाहिए। फिर वो कंप्यूटर जहां पे वो डाटा आना है उसमें भी सिक्योरिटी चाहिए। तो हमें पूरा एक स्मार्ट एनवायरनमेंट जो हम आईओटी से बना रहे हैं, हमें हर जगह सिक्योरिटी चाहिए। ये देखिए, ये डायग्राम वही वाली जो आपने पहले पढ़ी थी। इस डायग्राम में सेंसर क्या भेजेंगे, सेंसर हमें भेजेंगे डाटा, ठीक है। तो ये जो डाटा आपको सेंसर्स भेज रहे हैं, ये सेंसर डाटा भी चोरी हो सकता है, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन सेंसर डाटा को चोरी कर सकता है, हमें यहां सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी। इसका मतलब है कि एक तो हमें सेंसिंग स्टेज पे सिक्योरिटी चाहिए, फिर आपका जो डाटा हार्डवेयर पे आएगा, इस हार्डवेयर के ऊपर भी हमें सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा ना हो कि कहीं जब हार्डवेयर के ऊपर आप डाटा लेके आए, उसी हार्डवेयर के साथ कोई और कनेक्ट हो जाए और वहां से डाटा आपका स्टील होना शुरू हो जाए या किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। फिर वो डाटा जब आप भेजेंगे अपने कंप्यूटर पे यूजिंग ब्लूटूथ, चले जिगबी को मैं भी छोड़ देता हूं क्योंकि शायद आपको इसका आइडिया नहीं। सपोज करें कि आपने अपना डाटा ब्लूटूथ से भेजना है अपने कंप्यूटर पे, तो ये ब्लूटूथ से जो कंप्यूटर पर डाटा जा रहा है ये भी चोरी हो सकता है। तो हमें हर एक स्टेज पे सिक्योरिटी चाहिए। और फाइनली जब आप इस डाटा को कहां रखेंगे, इंटरनेट पे, फिर तो डेफिनेटली आपको सिक्योरिटी चाहिए। तो आपको हर स्टेज के ऊपर सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है, सेंसिंग स्टेज पे भी, हार्डवेयर लेवल पे भी, डाटा ट्रांसमिशन स्टेज पे भी, और कंप्यूटर स्टेज पे भी, और फाइनली इंटरनेट पे भी। हर जगह आपको क्या चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए। तो ये जो एक आईओटी का एनवायरनमेंट है, इससे आपको मैंने ये बात बताने की कोशिश की कि आपको हर एक स्टेज के ऊपर क्या रिक्वायर्ड है जी, आपको हर एक स्टेज के ऊपर सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है। आई होप कि आपको समझ आ गया है कि हमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर हमें सिक्योरिटी की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि एक एक जगह पे हमारे पास जो है वो डाटा शेयर हो रहा है, सेंसर से भी, हार्डवेयर से भी, वायरलेस कम्युनिकेशन से भी। तो इसलिए हमें हर जगह क्या चाहिए, हमें जी हर जगह रिक्वायर्ड है सिक्योरिटी। अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सिक्योरिटी की तरफ। तो सिक्योरिटी की तरफ हम लोग जो पहली चीज देखेंगे वो है CIA सिक्योरिटी मॉडल। CIA सिक्योरिटी मॉडल, CIA सिक्योरिटी मॉडल क्या चीज है जी? सिक्योरिटी मॉडल आपको बताता है कि अगर आपने किसी भी नेटवर्क को या आपने किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिक्योर करना है तो आपको किन 3 चीजों का ख्याल करना चाहिए, ठीक है जी। तो वो ये CIA सिक्योरिटी मॉडल आपको बताता है। सो CIA सिक्योरिटी मॉडल आपको एक बेसिकली एक रूल ऑफ थंब है जो आपको बेसिक सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में बताता है। अब वो 3 चीजें क्या हैं? वो 3 चीजें हैं, नंबर 1 डाटा या नेटवर्क या जो भी चीज आप सिक्योर करना चाह रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का एलिमेंट होना चाहिए, फिर उसकी इंटेग्रिटी होनी चाहिए, और फिर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ये तीनों चीजें हम देखते हैं।
तो यही चीज हम किस पे अप्लाई करेंगे, आईओटी के ऊपर, क्योंकि आईओटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, डाटा। सेंसर से क्या आ रहा है, डाटा आ रहा है, तो डाटा को हमें क्या करना है, उसी डाटा को हमने कॉन्फिडेंशियल बनाना है, उसी डाटा की इंटेग्रिटी को इंश्योर करना है और उसी डाटा को हमने अवेलेबल करना है। ठीक है जी। तो हमने समटाइम्स इसको ट्राइएड भी बोलते हैं, ट्राइएड, एक ट्राइंगल की फॉर्म में इसको ड्रॉ कर लेते हैं और हम उसको कहते हैं कि जी ये सीआईए क्या है, ये असल में एक ट्राइएड है जिसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये बेसिकली तो आपने जिन लोगों ने नेटवर्क सिक्योरिटी का कोर्स पढ़ा है उनको ये वैसे याद होगा, लेकिन यही तीन चीजें वैलिड हैं, यही सीआईए मॉडल वैलिड है किसके लिए, यही सीआईए मॉडल वैलिड है हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए भी। ठीक हो गया जी। सो अब हम सीआईए मॉडल के अंदर तीनों चीजों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी, फिर हम देखेंगे इंटेग्रिटी और फिर हम देखेंगे अवेलेबिलिटी। ठीक है, और फिर हम ये भी देखेंगे कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी का इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर क्या रोल है। ठीक है, तो मैं यहां से अब अपनी वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज करूंगा क्योंकि आगे डायग्राम्स आ रही हैं और डायग्राम्स में आपको थोड़ी सी आसानी होनी चाहिए। और अब ये वाला जो पार्ट है जो मैं अब आगे पढ़ाने लगा हूं, जब आप लोगों ने देखना है इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 में, तो अब मैं स्टार्ट करने लगा हूं इस वीडियो का पार्ट 2। सो अब आप प्लीज जाके क्लिक करें पार्ट 2 पे और वीडियो का पार्ट 2 देखें। फाइन, तो अब हम लोग पार्ट 2 के अंदर मिलते हैं। ओके जी, ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है और आप रिकॉल करें कि हम पार्ट 1 में ये देखने लगे थे कि ये जो सीआईए मॉडल हम लोग देख रहे थे इसमें ये तीन चीजें हमने देखनी थी कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, इंटेग्रिटी क्या होती है और अवेलेबिलिटी क्या होती है। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये आप में से 90% स्टूडेंट्स के लिए शायद चीज नई नहीं है, ये उन्होंने पहले पढ़ी हुई, लेकिन ये इस कोर्स की नीड है क्योंकि हमें कोर्स आउटलाइन भी कवर करनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या चीज होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी बड़ी सिंपल सी चीज है। कॉन्फिडेंशियलिटी जब दो एंटिटीज या तीन एंटिटीज या एक नेटवर्क पे इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है तो वो इंफॉर्मेशन किसी तीसरे या अनऑथराइज जो है एंटिटी के पास या पर्सन के पास नहीं जानी चाहिए। ठीक है जी, इसको हम लोग बोलते हैं जी कॉन्फिडेंशियलिटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। तो मैंने ये बात यहां लिखी हुई है कि हमने अनऑथराइज एंटिटी से अपनी इंफॉर्मेशन को छुपाना है, हमने उसको हाइड करना है, हमारी इंफॉर्मेशन किसी और के पास नहीं जानी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी इंफॉर्मेशन पे अटैक हो गया। तो इसलिए हमें सबसे ऑब्वियस की चीज सिक्योरिटी की क्या होती है, सबसे ऑब्वियस चीज जो है वो क्या है कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन को चोरी नहीं होने देना। सो कॉन्फिडेंशियलिटी को समझने के लिए हमने एक डायग्राम देखेंगे। तो हम कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर कैसे करते हैं, हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट कर लेते हैं। ये चीजें अभी हम आगे देखेंगे, इंक्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी वगैरह, ये हमारी इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है। ये जो डायग्राम मैं अब आपको दिखाने लगा हूं, ये डायग्राम आपने बहुत ज्यादा ध्यान से देखनी है जी। ये हमारे पास एक डिवाइस है, एक कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है या मोबाइल है या व्हाट्सोएवर। ये डिवाइस क्या कर रही है, ये कम्युनिकेट कर रही है इंटरनेट के थ्रू। ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हुई हुई है एक दूसरी डिवाइस के साथ। तो ये हमारे पास एक डिवाइस है और ये हमारे पास दूसरी डिवाइस है और सेंटर में इंटरनेट है। ये दोनों डिवाइसेस आपस में क्या कर रही हैं जी, ये दोनों डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। ठीक है, इनकी नॉर्मल कम्युनिकेशन चल रही थी। ये यहां से मैसेज यहां पे इंटरनेट पे रख रहा था और ये यहां से इंटरनेट से इस इंफॉर्मेशन को फेच कर रहा था। ठीक है जी, जब ये काम हो रहा था तो यहां पे एक थर्ड पर्सन आ गया। ठीक है जी, उस थर्ड पर्सन को हमने यहां पे कहा है अनऑथराइज्ड पार्टी या अनऑथराइज्ड थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्यों, क्योंकि एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा जो ये एंटिटी आई है ये अनऑथराइज है, मतलब कि ये एक हैकर है। बेसिकली इसको आप लोग स्लैंग लैंग्वेज में हैकर कहते हैं। इसको इस पूरे सर्कल में नहीं होना चाहिए था। अब ये क्या करेगा, जो इंफॉर्मेशन आप यहां से यहां भेज रहे थे, ये वाली इंफॉर्मेशन इसके पास भी पहुंचना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, तो अब हमारी इंफॉर्मेशन जो है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी लूज हो गई है। तो अब हो क्या रहा है कि हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, खराब हो गई है। तो ये असल में कर क्या रहा है कि जो इंफॉर्मेशन आप यहां से भेज रहे थे, सपोज करें आपने यहां से मैसेज भेजा हाय और वो मैसेज आपने डिवाइस 2 ने भेजा डिवाइस 1 को हाय, लेकिन यही इंफॉर्मेशन अब किसके पास जा रही है, यही इंफॉर्मेशन अब इसके पास भी जा रही है। ठीक है, तो एक बात अब आपने जरूरी जो याद रखनी है, ये जो थर्ड पार्टी है ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन को साइलेंटली मॉनिटर करेगी, ये इसको चेंज नहीं करेगी। चेंज करेगी तो वो इंटेग्रिटी हो जाएगी, वो अभी हम आगे जाके देखते हैं। तो अब हो क्या रहा है, सिंपली ये हो रहा है
कि ये जो एक इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे रखकर दूसरी डिवाइस उसको एक्सेस कर रही थी, ये इंफॉर्मेशन जो दो लोगों के बीच में शेयर होनी चाहिए थी, अब ये एक और बंदे के पास भी जा रही है साइलेंटली और आपको पता भी नहीं चल रहा। तो आपकी इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी लूज हो गई। इसको हम लोग कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, और ये वाला प्रोसेस नहीं होना चाहिए। जब दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो और उनकी इंफॉर्मेशन को थर्ड एंटिटी सुन ले, तो हम कहते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी लूज हो गई है और ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं जी कॉन्फिडेंशियलिटी। जो इंफॉर्मेशन को तीसरी पार्टी सुन रही होती है इलीगली, इसके लिए एक वर्ड होता है इवस ड्रॉपिंग। इवस ड्रॉपिंग का मतलब होता है किसी की इंफॉर्मेशन को इलीगली सुनना या किसी की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना जो कि आपको एक्सेस करना अलाउड नहीं है। अगली चीज आती है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या चीज होती है कि आप ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इंटेग्रिटी का मतलब है कि जो आपका डाटा है वो एक्यूरेट होना चाहिए और उसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए, ठीक है। लेकिन समटाइम्स कोई ऐसे सिक्योरिटी अटैक करते हैं जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट डाटा में क्या कर देते हैं, चेंजेस, उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले हम उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। हमारा डाटा किसी और के पास चला जाता है जो उसको चेंज करके हमारे पास भेजा। जरा ये चीज यहां देखिएगा। अब ये मैं आपको इंटेग्रिटी बता रहा हूं। सपोज करें कि एक डिवाइस है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है दूसरी डिवाइस के साथ, ठीक है जी, और उसने यहां से इसको मैसेज भेजा हाय। अगर तो बीच में कोई तीसरा आदमी नहीं है या कोई तीसरी एंटिटी या अनऑथराइज पर्सन नहीं है तो कोई इशू नहीं है। जहां से हमने हाई सेंड किया यहां पे भी हमें क्या रिसीव हुआ, हाई रिसीव हुआ। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आएगा। अब यहां पे एक आ जाएगा थर्ड पर्सन या हैकर। अब ये हैकर क्या करेगा, नंबर वन, पहली बात तो ये कि जब थर्ड पर्सन यहां पे आया तो सबसे पहले तो हमारे पास CIA के अंदर क्या चीज लूज हो गई, कॉन्फिडेंशियलिटी तो लूज हो गई। कॉन्फिडेंशियलिटी तो उस इंस्टेंट पे लूज हो गई जब थर्ड पर्सन ने आपकी कम्युनिकेशन सुनना शुरू कर दी, उसको इंटरसेप्ट किया। लेकिन अब ये थर्ड पर्सन एक और काम करेगा। ये क्या करेगा, ये सबसे पहले तो आपकी और जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, ये सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। सबसे पहले तो ये इनके बीच में एक वॉल क्रिएट कर देगा। इसका मतलब है कि अब सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रही। पहला इश्यू तो ये आ गया। दूसरा ये क्या करेगा, ये तीसरी एंटिटी आपकी इंफॉर्मेशन को उठाएगी। फॉर एग्जांपल आपने हाय भेजा, वो इस हाय वाली इंफॉर्मेशन को उठाएगी, ठीक है, और उसको चेंज करके डेस्टिनेशन पे भेजेगी। तो आपने क्या भेजा था, हाय, जबकि हैकर ने उसको चेंज करके क्या भेज दिया, आई हेट यू। तो इंफॉर्मेशन चेंज हो गई। इसका मतलब है कि इंटेग्रिटी जो है ये खराब हो गई। आपने डाटा ही चेंज कर दिया। तो आप जिस पर्सन को जो इंफॉर्मेशन भेज रहे थे वो इंफॉर्मेशन उसको गलत चली गई, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक चीज है कि आप इंफॉर्मेशन लें और उसका मतलब चेंज करके आगे भेज दें। तो ये चीज कहलाती है कि आप इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन का मतलब भी चेंज कर रहे हैं। तो यहां पे दोनों काम हो रहे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी भी लूज हो रही है और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन का मतलब भी चेंज हो रहा है। ठीक हो गया जी। जो ये चीज थी इंटेग्रिटी, और इंटेग्रिटी में दोनों चीजें होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी लूज होती है, इंफॉर्मेशन का मतलब भी चेंज होता है, और ये भी नहीं होना चाहिए। इंटेग्रिटी में इंफॉर्मेशन जो नॉर्मल होनी चाहिए वो खराब हो जाती है या वो कॉम्प्रोमाइज होती है और वो चेंज होके थर्ड पार्टी के पास चली जाती है। ये चीज थी इंटेग्रिटी। आखिरी चीज है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी बड़ी बहुत आसान सी चीज है। अवेलेबिलिटी में सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी भी और इंटेग्रिटी भी। कैसे कि आप जिस रिसोर्स को एक्सेस करना चाह रहे होते हैं उसकी एक्सेस आपको नहीं मिल रही होती, ठीक है जी। तो इसके लिए हम लोग एक अटैक करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं DOS, डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। जब क्या चीज होती है जरा देखिएगा। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में या अवेलेबिलिटी में होता क्या है, अवेलेबिलिटी का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए एक ऑथराइज पर्सन को, वो उसको फौरन मिल जानी चाहिए। अब सपोज करें कि आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं और आपने लिखा www.google.com, आपके सामने वेबसाइट खुल गई। लेकिन एकदम से क्या हुआ कि एक हैकर आ गया और उस हैकर ने क्या किया, उस हैकर ने एक अटैक किया। अटैक करके उसने क्या किया, उसने उस सर्विस के ऊपर अटैक किया जिसको बोलते हैं DOS, डिनायल ऑफ सर्विस। वो करेगा क्या, वो इस वेबसाइट को किसी तरीके से डाउन करेगा, इस वेबसाइट को किसी तरीके से डाउन कर देगा। और होगा क्या कि जब आप इस वेबसाइट को खोलने की कोशिश करेंगे तो ये हैकर क्या करेगा, ये इस पे DOS अटैक करेगा, डिनायल ऑफ सर्विस, जिसकी वजह से ये वेबसाइट डाउन हो जाएगी, बैठ जाएगी, या इसका सर्वर डाउन हो जाएगा और आपको पास वेबसाइट ओपन नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अब ये वेबसाइट आपको अवेलेबल नहीं है।
देयरफॉर हम कहते हैं कि ये अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो मैं दोबारा आपको क्विकली बता दूं, अवेलेबिलिटी में जब आप नॉर्मल इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं तो आपके पास सारे रिसोर्सेज है। तो मैंने google.com का एग्जांपल दिया, आप IoT में सेंसर डाटा की एग्जांपल ले लेके, सेंसर डाटा आपके पास हर वक्त आना चाहिए। तो सपोज करें कि किसी ने आपकी इंफॉर्मेशन को हैक कर लिया और आपके पास सेंसर डाटा नहीं पहुंच रहा, तो अब आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सो जब आपने वेबसाइट google.com खोलने की कोशिश की, एक थर्ड अनऑथराइज्ड एंटिटी ने इसके ऊपर DOS अटैक किया, जिसकी वजह से ये वेबसाइट अनएक्सेसिबल हो गई और अब आप इसको ओपन नहीं कर पा रहे। ये अवेलेबिलिटी की एक एग्जांपल है, जहां पे हमारा CIA का जो एक मॉडल है वो कंप्लीट होता है, जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पर्सन के पास नहीं जानी चाहिए, इंटेग्रिटी, इंफॉर्मेशन का मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, अवेलेबिलिटी, इंफॉर्मेशन हर वक्त अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है जी, जहां पे हमारी ये तीनों बातें जो है वो कंप्लीट होती हैं। अब हम जाते हैं कि जी CIA को हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एनवायरनमेंट में क्यों यूज करते हैं। तो CIA की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी IoT एनवायरनमेंट में कैसे यूज हो सकती है, ये वही पुरानी डायग्राम है। तो सपोज करें कि आपके पास सेंसर डाटा नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब है आपको डाटा अवेलेबल नहीं है, तो ये अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम आ गया। आप सपोज करें कि जब आप अपना डाटा हार्डवेयर से कंप्यूटर पे भेज रहे थे, तो यहां पे एक थर्ड पर्सन था जो आपके डाटा को देख रहा था कि आपके पास सेंसर डाटा क्या है। तो इसका मतलब है कि अब आपकी डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी लूज हो गई, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू आ गया। आप सपोज करें कि ये जो डाटा जब आप सारा कुछ प्रोसेस करके ये डाटा जब आप रखने लगे थे इंटरनेट के ऊपर, जब आप ये डाटा रखने लगे थे इंटरनेट के ऊपर, तो ये डाटा किसी थर्ड पर्सन ने उस डाटा को क्या कर दिया, इस सारे डाटा को उसने उठा के चेंज करके फिर इंटरनेट पे रख दिया। तो अब क्या चीज खराब हो गई, इंटेग्रिटी। तो ये तीनों चीजें जो CIA है, ये जैसे कि नेटवर्क में पे इंप्लीमेंटेबल है ये मॉडल, उसी तरह से ये इंप्लीमेंटेबल है एक IoT इन्वायरमेंट में। तो IoT इन्वायरमेंट में किसी भी स्टेज पे कुछ भी हो सकता है। सेंसिंग स्टेज पे भी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी का इशू आ सकता है, हार्डवेयर लेवल पे भी, डाटा ट्रांसमिशन लेवल पे भी, और कंप्यूटर या इंटरनेट के ऊपर भी। ठीक है जी, तो यहां पे हमारे पास जो चीज कंप्लीट होती है वो हमारे पास कंप्लीट होती है कि किस तरह जो है CIA मॉडल हम लोगों ने देखा कि किस तरह वैलिड है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एनवायरनमेंट के लिए। यहां पे हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट होता है और अब मैं स्टार्ट करने लगा हूं पार्ट नंबर 3। सो अब आप लोग प्लीज पार्ट नंबर 3 के ऊपर चले जाएं और इस वीडियो का पार्ट नंबर 3 देखें। तो आप प्लीज वीडियो का पार्ट नंबर 3 देखें। अब हम लोग मिलेंगे वीडियो के पार्ट नंबर 3 में। हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट होता है और मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मैं आप पार्ट्स इसलिए बना रहा हूं ताकि आप इजीली इस वीडियो लेक्चर को एक्सेस कर सकें। और अब मेरी वीडियो भी वापस आ गई क्योंकि पहले डायग्राम्स की वजह से मेरी वीडियो का ना होना जरूरी था। सो अभी हम देख रहे थे कि CIA IoT इन्वायरमेंट में कैसे काम करेगी, वो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी स्टेज के ऊपर सेंसिंग पे या हार्डवेयर लेवल पे कहीं पे भी हमारे पास डाटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। फाइन, अब हमारे पास एक बड़ा जरूरी सवाल आता है, ये सिक्योरिटी इश्यूज हम रिजॉल्व कैसे करेंगे, अब किस तरह हम डाटा को सिक्योर करेंगे। ठीक है, तो डाटा सिक्योर कैसे करेंगे, ये चीज भी आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अगेन इस कोर्स की डिमांड है, HEC की आउटलाइन की डिमांड है कि ये चीज आपको दोबारा से रिकॉल कराई जाए। तो हमें ये सिक्योरिटी इशू रिजॉल्व करने के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्रिप्टोग्राफी के बारे में। सो हम लोग इस पूरी कम्युनिकेशन को इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सेंसर डाटा को या वायरलेस कम्युनिकेशन को या इंटरनेट को या जहां पे भी कम्युनिकेशन हो रही है हमारे IoT इन्वायरमेंट में, उसको हम सिक्योर कैसे करेंगे, उसके लिए एक फील्ड हम लोगों के पास होती है जिसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या चीज है जी, क्रिप्टोग्राफी एक स्पेशल फील्ड है जो किससे डील करती है, वो उस फील्ड से डील करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या डेवलप करते हैं, इंक्रिप्शन मेथड। अब ये इंक्रिप्शन क्या चीज है ये अभी हम थोड़ी देर तक देखते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों को इस चीज का वैसे पता भी होगा। सो इंक्रिप्शन हमें क्या प्रोवाइड करती है, इंक्रिप्शन हमें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो अब हम देखते हैं कि हम IoT एनवायरनमेंट में सिक्योरिटी इश्यूज को किस तरह रिजॉल्व करेंगे। ठीक है जी, सो अब हम लोग नया टॉपिक जो देख रहे हैं कि हमने सिक्योरिटी इश्यूज को रिजॉल्व कैसे करना है। तो हम लोग इसके लिए कुछ बेसिक चीजों को देखेंगे और इसी के ऊपर आज का हमारा लेक्चर भी एंड होगा कि हम लोग किस तरह अपने IoT एनवायरनमेंट में सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले आज कुछ बेसिक चीजें देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा ज्यादा सिक्योरिटी की तरफ जाना शुरू होंगे। तो मे बी अगेन आज के लेक्चर में आपको
बहुत सारी इंफॉर्मेशन का पता होगा, लेकिन आपने जब भी सिक्योरिटी के बारे में सोचना है तो आपने सिक्योरिटी को सोचना है इन टर्म्स ऑफ आईओटी, कि आईओटी इन्वायरमेंट में कहां पे सिक्योरिटी चाहिए। सेंसिंग स्टेज पे चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया, आपको हार्डवेयर लेवल पे चाहिए, आपको कंप्यूटर लेवल पे चाहिए, या वायरलेस कम्युनिकेशन या ब्लूटूथ वगैरह, आपको किसी भी जो है किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम में सिक्योरिटी चाहिए। कुछ बेसिक टर्म्स हम देखते हैं जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में इन्वॉल्व होती हैं या आईओटी की सिक्योरिटी में इन्वॉल्व होती हैं, वो हम देख लेते हैं। जो बेसिक टर्म्स मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं अगेन आपको इन चीज़ों, आप लोगों को, आप में से बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों का पता होगा, जैसे कि क्रिप्टोग्राफी, अब मैं इसको डिफाइन करूंगा, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, और ये साइफर और प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, ये मैं एक ही चीज़ में बताऊंगा। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या है, फिर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कीज क्या होती हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, और फाइनली क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है। तो मैं बहुत ब्रीफली इनको यहां पे बताऊंगा और ये चीजें आपको इंशाल्लाह आसान भी लगेंगी। सबसे पहले जी क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। क्रिप्टोग्राफी बड़ी सिंपल सी चीज है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को किसी ऐसी इंफॉर्मेशन में चेंज कर दें कि कोई थर्ड पर्सन या अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। सो आप अपने डाटा को कन्वर्ट करते हैं एक ऐसे अनरीडेबल फॉर्म में, एक ऐसी अनइंटेलिजेंट फॉर्म में कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके, वो उसके लिए क्या हो जाए, अनरीडेबल हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ट्रांसमिट किया, मैंने कहीं से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की, फॉर एग्जांपल मैंने ट्रांसमिट किया हाय, ठीक है जी। तो ये हाय जब मैं यहां से ट्रांसमिट करूंगा तो ये जो हाय है ये कुछ चेंज होकर ट्रांसमिट होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि जो डाटा है उसकी जो हमारे पास जो उस डाटा का मीनिंग है वो क्या हो चुका है जी, वो हमारे पास चेंज हो चुका है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। आप अपने डाटा को किसी ऐसे फॉर्मेट में चेंज करें कि उसको रीड करना मुश्किल हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। ठीक है जी, क्रिप्टोग्राफी हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, हम लोग इसके लिए डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल्स बनाते हैं जो हम आगे जाके कुछ पढ़ेंगे भी सही। ये तो हमारे पास डेफिनेशन होगी जी क्रिप्टोग्राफी की। अब हम आते हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन पे। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होती है। इंक्रिप्शन होती है कि आप अपनी प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को साइफर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन में चेंज कर दें, ये चीज कहलाती है इंक्रिप्शन। ये मैं इसके बारे में बताता हूं, प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं। डिक्रिप्शन जो है ये इंक्रिप्शन का ऑपोजिट है। अब जरा देखिएगा, इंक्रिप्शन में प्लेन टेक्स्ट चेंज होता है साइफर टेक्स्ट में, जबकि डिक्रिप्शन में रिवर्स प्रोसेस है, साइफर टेक्स्ट चेंज होता है प्लेन टेक्स्ट में। प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट क्या है, प्लेन टेक्स्ट आपकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, साइफर टेक्स्ट आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। जैसे कि मैंने लिखा हाय, लेकिन जब ये हाय मैंने किसी और जगह भेजा तो ये कुछ और बन गया, क्वेश्चन मार्क। तो ये हाय क्या है, ये है हमारे पास प्लेन टेक्स्ट, और ये जो इंफॉर्मेशन चेंज हो गई है ये क्या है, साइफर टेक्स्ट। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंक्रिप्शन। तो जब मैंने हाय को किसी और इंफॉर्मेशन में चेंज किया तो ये इंक्रिप्शन थी, और जब मैं वापस इस इंफॉर्मेशन को चेंज करूंगा ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में तो वो हो जाएगी डिक्रिप्शन। तो ये हमारे पास चीजें थी, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट। तो जब आप अपनी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को किसी और इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं ताकि कोई तीसरा पर्सन या कोई थर्ड पार्टी उसको एक्सेस ना कर सके, तो ये चीज कहलाती है इंक्रिप्शन। ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं प्लेन टेक्स्ट, और जब वो प्लेन टेक्स्ट किसी और इंफॉर्मेशन में, सीक्रेट इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है तो वो बन जाता है साइफर टेक्स्ट। जब आप प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में आते हैं तो वो चीज कहलाती है इंक्रिप्शन, और जब आप साइफर टेक्स्ट से वापस प्लेन टेक्स्ट में जाते हैं वो चीज कहलाती है डिक्रिप्शन। समझ आ गई जी। तो ये हमारे पास ये चीजें भी कवर होगी, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट। फिर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या होते हैं। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम वो हमारे पास प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे पास इंफॉर्मेशन प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है। डिफरेंट मॉडल्स हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, आपको अब इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, DES डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, RSA ये भी एक एल्गोरिदम है। तो ये डिफरेंट इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, आप जाके इनको सर्च भी कर सकते हैं। हम आगे जाके इनको पढ़ेंगे बेसिकली, क्योंकि आपकी कोर्स आउटलाइन में हमने भी इनको पढ़ना है। तो हम करते क्या है, जैसे कि AES जो है ये आजकल सबसे वाइडली यूज स्टैंडर्ड एल्गोरिदम है, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो हम इसमें अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं और जब वो इंटरनेट पे जाती है तो वो चेंज हो चुकी होती है ताकि कोई उसको रीड ना कर ले। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बात हो गई जी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स की। अब हम देखते हैं, तो ये क्रिप्टोग्राफी हो गई, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो गई, प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट हो गया, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम हो गए।
बाकी आगे हम लोग बात करते हैं कि कीज क्या होती हैं, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की कीज क्या होती हैं। ठीक है जी, तो अब हम लोग देखते हैं कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की कीज क्या होती हैं। फाइन, ओके, अब हम लोग देखते हैं कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कीज क्या होती हैं। तो होता यह है, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन कीज क्या होती हैं। ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कीज असल में सीक्रेट कीज होती हैं। ठीक है, अब ये कीज करती क्या है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है जी, आप सपोज करें कि फॉर एग्जांपल मैं इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की को एक डायग्राम से यहां पे इलस्ट्रेट कर देता हूं कि आप सपोज करें कि आपके पास एक लॉक है, जिस तरह आप अपने डिफरेंट चीजों के लिए लॉक का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके पास एक लॉक है, ठीक है। इस लॉक को आपने लॉक कर दिया यूजिंग अ की, आपके पास एक की मौजूद थी जिसके थ्रू आपने इस लॉक को लॉक कर दिया। ठीक है, अब आप सपोज करें कि कोई और इस लॉक को ओपन करना चाहता है, कोई और इस लॉक को ओपन करना चाहता है। वो इस लॉक को कैसे ओपन करेगा? डेफिनेटली वो उस लॉक को तब ओपन करेगा जब उसके पास यही वाली की मौजूद होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है ये की जो है ये इस लॉक को लॉक करने के लिए भी इस्तेमाल होगी और इसको अनलॉक करने के लिए भी इस्तेमाल होगी। तो यही बात है, डाटा इनक्रिप्ट करने के लिए या लॉक करने के लिए भी की चाहिए, डाटा डिक्रिप्ट करने के लिए या अनलॉक करने के लिए भी हमें की चाहिए। तो इसको बोलते हैं इंक्रिप्शन की, जिसके थ्रू डाटा लॉक होता है, डिक्रिप्शन की जिसके थ्रू डाटा अनलॉक होता है। अच्छा, रियल लाइफ में तो ये की सेम होती है, लेकिन नेटवर्क सिक्योरिटी में लॉक और अनलॉक करने के लिए की सेम भी हो सकती हैं या लॉक और अनलॉक करने के लिए कीज डिफरेंट भी हो सकती हैं। ठीक है जी, तो अगर तो आपके पास लॉक और अनलॉक करने के लिए एक ही की इस्तेमाल हो रही है तो यह चीज कहलाती है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। क्यों? या सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। क्यों? क्योंकि लॉक करने के लिए भी वही की चाहिए और अनलॉक करने के लिए भी वही की चाहिए। जबकि जब आपके पास लॉक और अनलॉक करने के लिए डिफरेंट कीज चाहिए तो फिर वो हमारे पास होती है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन की। अब ये आइडिया जरा अजीब है कि ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा लॉक जो लॉक एक की से हो और अनलॉक किसी और की से हो जाए। तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी में पॉसिबल है, ये हम फ्यूचर में देखेंगे और इसमें फर्दर भी हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट है, तो हम यहां पे नहीं देख रहे। तो मैं बात यहां पे कंक्लूड करता हूं, सीक्रेट की क्या होती है? सीक्रेट की वो की होती है जिसके थ्रू हम अपने डाटा को लॉक करते हैं या इनक्रिप्ट करते हैं। ठीक है, या हम अपने प्लेन टेक्स्ट को लॉक कर देते हैं। जब हम अपने प्लेन टेक्स्ट को लॉक करते हैं यूजिंग सीक्रेट की तो हम कहते हैं कि इंक्रिप्शन हो गई है। फिर जब हम लोग अपने सीक्रेट डाटा को जब लॉक कर देते हैं तो वो सीक्रेट डाटा या प्लेन टेक्स्ट बन जाता है साइफर टेक्स्ट। वो प्लेन टेक्स्ट क्या बन जाता है? साइफर टेक्स्ट। फिर हम लोग उसको अनलॉक करते हैं यूजिंग सीक्रेट की। ठीक है, अब वो सीक्रेट की सेम होगी तो सिमेट्रिक की या सिमेट्रिक इंक्रिप्शन या सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, अगर डिफरेंट होगी तो एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक से ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, यहां पे हमारे पास सारे मेन टॉपिक्स कवर हो गए। एंड में चीज जा जाती है क्रिप्ट एनालिसिस। क्रिप्ट एनालिसिस क्रिप्टोग्राफी का ऑपोजिट है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब है कि डाटा को लॉक करना, उसको सिक्योर करना। क्रिप्ट एनालिसिस का मतलब है कि जो डाटा सिक्योर हुआ है उसको हम लोग अनलॉक कैसे करें। ठीक है, सपोज करें कि मेरे पास एक लॉक है, सपोज करें कि मेरे पास एक लॉक है और उसको मैंने एक की का इस्तेमाल करते हुए मैंने इस लॉक को क्या कर दिया, मैंने इस लॉक को बंद कर दिया, मैंने इसको लॉक कर दिया, या मैंने इसको क्या कर दिया जी, मैंने सिक्योर कर दिया। अब एक थर्ड पर्सन है जिसके पास की नहीं है, उसके पास की नहीं है और वो इसको अनलॉक करना चाहता है। वो उसको अनलॉक कैसे करेगा? की तो है नहीं। अब वो कोई और तरीका लगाएगा, वो कोई और मेथड यूज करेगा, कोई और एल्गोरिदम यूज करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्रिप्ट एनालिसिस, कि जब किसी के पास डाटा को डिकोड करने के लिए या अनलॉक करने के लिए की मौजूद ना हो, उसके पास की मौजूद ना हो, फिर वो जो एनालिसिस परफॉर्म करता है या वो जो प्रोसेस लगाता है वो कहलाता है क्रिप्ट एनालिसिस। तो क्रिप्ट एनालिसिस क्रिप्टोग्राफी का क्या है जी? क्रिप्टोग्राफी का ऑपोजिट है। ठीक हो गया जी, यहां पे हमारे पास ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। एंड में सिर्फ मैंने एक प्रोसेस दिखाया हुआ है कि आपको पूरा इंक्रिप्शन प्रोसेस समझ आ जाए। तो ये देखिएगा, सपोज करें कि आपके पास डिवाइस है, आपके पास लैपटॉप है या व्हाट्सएवर, उसने एक मैसेज भेजना है इंटरनेट के ऊपर किसी और जगह पे, लेकिन वो इस मैसेज को भेजने से पहले अब इंक्रिप्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस मैसेज को इंक्रिप्ट करेंगे, जिसके लिए हमें कोई इंक्रिप्शन का प्रोसेस चाहिए, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। और इस इंक्रिप्शन को परफॉर्म करने के लिए वो एक की का इस्तेमाल करेगा, ये होगी सीक्रेट की। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, हमने एक मैसेज ट्रांसमिट किया, लेकिन इंटरनेट पे वो मैसेज रखने से पहले हमने उसको क्या कर दिया? इंक्रिप्ट। इंटरनेट के बाद भी डाटा इंक्रिप्ट हो सकता है, लेकिन हम सपोज करें कि इंटरनेट पे रखने से पहले हो रहा है। अब आप सपोज करें कि वो डाटा सेंसर डाटा था, अगर आप आईओटी की बात करें, तो हमने उस डाटा को इंक्रिप्ट कर दिया यूजिंग सीक्रेट की। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यही की डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होगी।
सो अब ये डाटा जब इंक्रिप्ट हो गया तो ये डाटा चेंज हो गया। ये क्या था? ये था आपके पास प्लेन टेक्स्ट, ये आपके पास था प्लेन टेक्स्ट, ठीक है जी। ये डाटा प्लेन टेक्स्ट जो था ये इंक्रिप्ट हुआ की के जरिए। अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया साइफर टेक्स्ट, और डाटा क्या हो गया? इंक्रिप्ट। ये जब आपको नजर आ रहा है ये क्या है? ये साइफर है, साइफर, SIPHER, साइफर। तो लिखा क्या था हमने? हाय, लेकिन वो चेंज होके कुछ और बन गया, ठीक है। इसका मतलब है कि ओरिजिनल इंफॉर्मेशन क्या हो गई है? अब चेंज हो गई है, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन कोई पढ़ नहीं सकता, किसी को नहीं पता कि ओरिजिनल मैसेज क्या था। कब तक? जब तक उसके पास उस डाटा को खोलने के लिए एल्गोरिदम का ना पता हो उसको, और उसके पास की ना हो। तो ये प्रोसेस हो गया हमारे पास किसका? ये सारा प्रोसेस हमारे पास हो गया जी इंक्रिप्शन का। ये हमने क्या कर दिया? डाटा को इंक्रिप्ट कर दिया। ये डाटा इंक्रिप्शन हो गई, ठीक है जी। अब ये डाटा सिक्योर हो चुका है। अब ये डाटा हमने रख दिया इंटरनेट के ऊपर, ये डाटा चला गया इंटरनेट के ऊपर। अब ये डाटा थर्ड पर्सन के पास जाने लगा है। अब ये जब किसी और के पास जाएगा वो इस डाटा को रीड कैसे करेगा? डेफिनेटली वो क्या अप्लाई करेगा? इंक्रिप्शन को ऑपोजिट लगाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? डिक्रिप्शन। लेकिन डिक्रिप्शन के लिए हमें क्या चाहिए? की चाहिए। तो वो उसके ऊपर अब सीक्रेट की लगाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब उसने जब सीक्रेट की लगाई तो वो डाटा ओरिजिनल ओपन हो गया जो कि हाई था, और दूसरी जगह पे वो रिसीव हो गया। ये तो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये जो साइड आप देख रहे हैं ये साइड है हमारे पास डिक्रिप्शन की। ये हमारे पास डाटा क्या हो गया? ये डाटा हमारे पास हो गया जी डिक्रिप्ट, ठीक है जी। तो वो इंक्रिप्शन साइड थी, ये डिक्रिप्शन है। ये तो ये हमारे पास क्या होगी? डिक्रिप्शन होगी, डाटा डिक्रिप्ट हो गया, फाइन। लेकिन एक सवाल का जवाब आप दें, ये की यहां कैसे पहुंचेगी? डेफिनेटली ये सीक्रेट की शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं किसी से कम्युनिकेट कर रहा हूं और मैं डाटा को इंक्रिप्ट करने के लिए की लगाता हूं, तो की डेफिनेटली मुझे की उसको किसी तरह प्रोवाइड भी तो करनी है। अब ये प्रॉब्लम है। हम फ्यूचर में देखेंगे कि हम किस तरह इसको सिक्योर कर सकते हैं। इसलिए सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी सिक्योर नहीं होती। क्यों? क्योंकि डाटा लॉक करने के लिए और अनलॉक करने के लिए सेम की हो सकता है हैकर के पास की चली जाए। इसलिए इसका हल होता है कि आप लॉक करने के लिए कोई और की इस्तेमाल करें और डाटा को अनलॉक करने के लिए कोई और की इस्तेमाल करें, ताकि अगर आपकी की चोरी भी हो जाए तो डाटा अनलॉक ना हो सके, ठीक है जी। ये हम बाद में देखेंगे। ये तो प्रोसेस हो गया इंक्रिप्शन का और डिक्रिप्शन का। डाटा ओरिजिनल इंक्रिप्शन स्कीम से गुजरा, की से लॉक हुआ, इंक्रिप्ट हो गया, कुछ और बन गया, फिर हमने उसको डिक्रिप्ट किया यूजिंग सेम की या डिफरेंट की। सिमेट्रिक है तो सेम की, डिफरेंट है तो एसिमेट्रिक की। डाटा वापस आ गया, ये प्लेन टेक्स्ट था, ये साइफर टेक्स्ट था, फिर दोबारा प्लेन टेक्स्ट बन गया, मैसेज रिसीव हो गया। अब आप सपोज करें कि यहां पे हैकर आ गया, यहां पे हैकर आ गया, हैकर ने अटैक किया और इंफॉर्मेशन उसके पास चली गई। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? इंफॉर्मेशन तो उसने चोरी कर ली, कॉन्फिडेंशियलिटी लूज तो हुई, लेकिन अब उसको ये नहीं पता कि ओरिजिनल इंफॉर्मेशन क्या थी। कब तक नहीं उसको पता चलेगा? जब तक उसके पास क्या होगी? उसके पास की नहीं होगी। उसके पास क्या नहीं होगी? की। तो अब जो हमारे पास हैकर है वो डाटा को रिट्रीव नहीं कर सकता। कब तक? जब तक हमारी की सिक्योर है। लेकिन एक तरीके से हैकर ये डाटा रिट्रीव कर सकता है अगर वो इसके ऊपर क्या परफॉर्म करे। अगर वो इसके ऊपर परफॉर्म करे क्रिप्ट एनालिसिस, तब ये जो हैकर है ये हमारे पास डाटा रिट्रीव कर सकता है, फाइन। तो यहां पे हमारे पास प्रोसेस कंप्लीट होता है जी इंक्रिप्शन का और डिक्रिप्शन का, और जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ओवरऑल डाटा किस तरह सिक्योर किया जाता है। यहाँ पे इस लेक्चर को मैं एंड भी करता हूँ। सो प्लीज़ अगर आपको कोई सवाल है तो मैं व्हाट्सएप के ऊपर आज ऑनलाइन आऊँगा और मेरे से वहाँ पे सवालों को पूछ सकते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमारे पास सिक्योरिटी था, जिसमें सिक्योरिटी में जो मैंने आपको मेन चीज़ें बताई वो मैं जल्दी से यहाँ पे दोबारा हाईलाइट कर दूँ। एक तो ये मेन चीज़ें आपने ज़रा ध्यान से देखनी है, वैसे तो ये आसान है, और उसके अलावा ये CIA के अंदर अवेलेबिलिटी वाला का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखे, इसको आपने ध्यान से देखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपने इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो ये देखनी है कि IoT के अंदर हमें सिक्योरिटी क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि हर स्टेज पे हमारे पास डाटा है, IoT के हर लेवल पे डाटा है, इसलिए हमें यहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 2 आज एंड होता है। वीडियो मैंने पार्ट्स में अपलोड कर दी है, लो रेजोल्यूशन में अपलोड किए हैं, इसलिए आप इसको आराम से व्यू कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीक। स्टे सेफ, स्टे इंडोर। थैंक यू।